हाँ, बड़ा शर्मनाक भाषण है। बेटी रोटी खासकर बेटियों के लिए ऐसा भाषण प्रधानमंत्री के मुंह से तो नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस आप कहीं भी पता कर लो, आसमान छू रही है। तो ये बहुत ही गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। मोदी जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप देखो कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट की शिक्षा कितनी महंगी है। इस मुल्क में है आवाज़ें दो, एक उनकी एक हमारी। वो कहते हैं खून बहता है बहने दो, हम कहते हैं जियो और जीने दो। वो कहते हैं तीर रहे त्रिशूल रहे तलवार रहे, हम कहते हैं भाई भाई में प्यार रहे। इस मुल्क में है आवाज़ें दो। तो डेट आगे बढ़ाई तो कुछ मशीन में करेंगे, कुछ मशीनरी से करवाएंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे। काटने वाले भी यही हैं, बांटने वाले भी यही हैं। इनका रावण से लेकर के अभी तक का इनका इतिहास है। ये उन्हीं की सरकारें, उन्हीं की पीढ़ियाँ, वही विचार है। ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। अब तुम्हारे गले की हड्डी बन गया तो तुम दूसरे के सर पर डालने में मास्टर हो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, मोदी जी के बयान भाषण कैसे होते हैं और इलेक्शन आते आते, चुनाव आते आते कैसे उनके बोल बिगड़ जाते हैं। एक बार फिर से उनका रोटी बोटी बेटी वाला जो बयान है वो काफ़ी चर्चाओं में है। लगातार उन्होंने विपक्ष को टारगेट करते हुए कहा कि विपक्षी आपकी बेटी तक छीन ले जाएंगे। लगातार ये जो उनका वीडियो है, जो उनका भाषण है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जान लेते हैं इसके भाषण को कैसे देख रहे हैं लोग। सर, कैसे देख रहे हैं ये मोदी जी का इस भाषण का क्या मतलब है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी और पूरे भाजपा के सारे लोग, उनके पास जो मूल मुद्दे हैं, जो आम आदमी की समस्या है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो चारों तरफ महंगाई है, जो बड़ी मूल मुद्दे हैं, उनसे दिमाग कैसे लोगों का डाइवर्ट हो और कैसे आम आदमी को ये भय दिखाया जाए कि वो बटेंगे तो कटेंगे, रोटी बेटी जो भी ऐसे विषय हैं। संवेदनशीलता को, लोगों की संवेदनशीलता को टच करके लक्ष्य कुर्सी पाना है। कुर्सी पाने के लिए जो कुछ करना पड़े, जो कुछ प्रयास करने पड़े, जो कुछ झूठ बेचना पड़े, जो कुछ समाज में देना पड़े, समाज रहे बटे कटे मर जाएं, लोग हो जाएं। कोरोना काल में कहाँ गए थे ये कि जो आज दुहाई दे रहे हैं, जब लाखों करोड़ों मजदूर और प्रवासी पैदल चल रहे थे, तो यही प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का दिया था। मैं कह रहा हूँ 500 बसें दी थी, 5 बसें दी थी। क्या 5 बसों में 100 आदमी भरने की अनुमति नहीं योगी जी दे सकते थे? लेकिन आज वो कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज जो आम आदमी है, बेरोजगारी बड़ी संख्या में है। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 10,000 पद रिक्त होते हैं। तो जो 9,90,000 लोग घर में बैठ गए, उनको पुनर्वासित करने के लिए, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? पहले आप समझो कि जानबूझकर जो महंगाई में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फीस आप कहीं भी पता कर लो, आसमान छू रही है। एक आम आदमी, आपके भी घर में भाई बहन होंगे, लड़के बच्चे होंगे, आप देखो 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 फीस का शेड्यूल है महीने का। आप ये बताइए कि एक आम आदमी जो चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है वो अपने बच्चों को बेस्ट शिक्षा दे, उसकी आमदनी 15,000 है और वो अपने बच्चे की फ़ीस 5,000 दे देगा, तो उसके घर में 30 दिन चूल्हा कैसे चलेगा, गैस का सिलेंडर कैसे आएगा, आटा दाल चावल जो 200 रुपये किलो आपने आटा दाल की हुई है, वो खाना कैसे खाएगा? मोदी जी कहते तो हैं हमने मुफ्त राशन दे दिया है, मुफ्त सिलेंडर दे दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य सब बहुत ही अच्छा। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और 900 दुकानें दारू की खोली जा रही हैं। आप ये बताइए कि शिक्षा को महंगा क्यों किया जा रहा है? जानबूझकर कि आम आदमी अशिक्षित होगा, शिक्षा महंगी होगी, तो आने वाले समय में जो हमारे देश का भविष्य है, वो रोटी बेटी के नाम पर संवेदनशीलता उसके अंदर रहेगी। पढ़ लिख जाएगा तो जैसे केरला, कर्नाटका, तेलंगाना के लोग पढ़े लिखे संपन्न हो गए और वो जानते हैं जाति धर्म मजहब के आधार पर वोट नहीं करते हैं। वहाँ पे अगर आप तेलंगाना में, कर्नाटका में कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे स्टेटमेंट देंगे, तो वहाँ के मुंह के खा के आए हैं। लेकिन यूपी में जो बड़ी संख्या में इन्होंने, आप देखो कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट की शिक्षा कितनी महंगी है। वहाँ पे ड्रेस लेना, वहाँ का कोर्स लेना, वहाँ की फीस जमा करना, सारा प्रोसेस इतना महंगा है। तो जब बेरोजगार रहेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, अशिक्षित रहेंगे, तभी वो ऐसे धर्म और जाति और मजहब के नाम पर उनके बीच में डिवाइड एंड रूल
अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको क्रियान्वयन कर पाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग ने तारीखों की बात अगर कर लूँ, उपचुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने तारीखों में बड़ा उलटफेर किया है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कह रहे हैं हमें संविधान बचाना है। कैसे देख रहे हैं ये सारे जो देखिए, पहले चुनाव आयोग टीएन शेषन के नाम से एक थे जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने पूरे देश में बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और क्या किया जा सकता है, क्या संभावनाएं हैं। एमएस गिल साहब थे, उन्होंने भी वो परिपाटी कायम रखी। लेकिन आज मैं देख रहा था कि लोग व्हाट्सएप पे केंद्रीय चुनाव आयोग ना लिख करके केंचुआ लिख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुआ क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की जो विज्ञप्ति आती है उसके आधार पर अपने फैसले लेता है? यदि नहीं लेता है तो आज पूरे देश में बहुत सारे लोग, हज़ारों हजार लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। क्या किसी चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने वो संज्ञान लिया कि ऐसे मूल मुद्दे जहाँ पे लोगों में अविश्वास है वोटिंग को लेकर के, क्या उसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है? यदि नहीं है तो उसकी जिम्मेदार कौन है? ये संविधान बचाने का नारा विपक्ष दे रहा है, ये क्यों? क्या संविधान खतरे में? एक तरफ मोदी जी तो कह रहे हैं हमारा संविधान। देखिए, अभी आपने बात जहां शुरू की कि कटेंगे बटेंगे और जहां रोटी बेटी, जहां आम आदमी को मोदी जी जैसे देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, उनको आज भी कि अगर रोटी बेटी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी बचानी पड़ रही है तो आप ये बताइए फिर वही तो खतरे में है। तभी तो उन्होंने ऐसे संवेदनशील मुद्दों को रखा है। अगर पूरे देश के लोग उनके राशन से संतुष्ट हैं, उनकी नीतियों से, वर्किंग से संतुष्ट हैं, उनकी राम राज्य की व्यवस्था से संतुष्ट हैं, तो एक केदारनाथ और अयोध्या जैसी और सीटें ये हारे नहीं होते। तो ये जानते हैं और इन्हीं सारे मुद्दों पे लोगों को बांटकर डिवाइड एंड रूल के आधार पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और वो सोचते हैं कि उसी आधार पर 2027 में यूपी में उनकी दुकान चलती रहे। आपको क्या लगता है कि ये दुकान चलने वाली है, बीजेपी की दुकान चलने वाली है? क्या लोग इस नारे में आएंगे कटोगे बटोगे, हिंदुत्व खतरे में है, तमाम? देखिए मैं एक बात कहूँगा, आम आदमी किसी से आप ले लीजिए, हो सकता है वो बाबा जी के बुलडोजर से, हो सकता है कार्रवाई से, हो सकता है जिस तरह से अराजकता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताओ मुकदमा लिखा दें। मैं डरता नहीं हूँ मुकदमे से, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब इस मानसिकता से शासन प्रशासन और बुद्धिजीवी जो बैठे हैं वो कार्रवाई करते हैं तो आम आदमी परेशान है। आम आदमी भय से, भूख से, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। तो आने वाले 2027 के लिए आप 100% यकीन मानो कि उसका परिणाम यह आएगा कि लोगों में आप देखोगे 27 को लेकर के अभी से एक वेव है, एक इंटरनल वेव है। लोग 100% इस बात से सहमत हैं कि अगर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एकजुट हुए और आने वाले समय में आप देख लेना, आप तारीख नोट कर लो, आप कहिए तो मैं एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि 2027 में इन्होंने जो ये बांट कर आज तक 10 वर्षों की सरकार चलाई है, 10वां वर्ष जब ख़त्म होगा तब 11वें साल में अखिलेश यादव जी बने, कांग्रेस का बने, लेकिन बाबा जी की जो सरकार है ये नेस्त नाबूद रहेगी। अभी आपने बुलडोजर की बात की, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि यूपी सरकार जिसके घर पे बुलडोजर चलाती है उसी वक्त उसको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस फैसले को आप कैसे? देखिए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय की कानून का राज है और जो आपने कहा विपक्ष कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, ये जो विपक्ष का सामूहिक एक एकजुट होने का ये जो प्रस्ताव है, विचार है, उसी की वजह से आज केंद्र की सरकार की नकेल डालने का काम माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दलों ने किया हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय भले अपनी बात कह रहा है, लेकिन उनको ये भी मालूम है मौजूदा भारतीय तंत्र के मठाधीशों को, सत्ताधीशों को, कि राहुल गांधी जी चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। इस पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल की खाड़ी, अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी और उसके व्यवस्था और उसके शासन प्रशासन से नहीं डरता है, वो नाम है राहुल गांधी जी। तो मेरे जैसे बहुत सारे हजारों हजार लोग जो राहुल गांधी जी के साथ काम करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, मजबूत हों, देश के प्रधानमंत्री हों, देश की बागडोर संभालें, तो आने वाले समय में उसका लाभ, उसका माहौल पूरे देश में जो बना हुआ है, नरेंद्र मोदी हटेंगे, अच्छे दिन की जो सरकार है, राम राज्य की सरकार है, लोगों को बांटने वाली सरकार है, जाति धर्म मजहब के आधार पर दुकान चलाने वाली सरकार है, ये जाएगी, संविधान का राज होगा। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे वाले तबके को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप देखिए, दीपावली के पर्व पर उन्होंने अपना जो दीपावली मनाई, कुम्हारों के साथ जाके मनाई, पुताई करने वाले जो पुताई कर रहे थे उनके घर पे, उनको उनके द्वारा ये उनके साथ मनाई।
तो ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि आम आदमी के एक आदमी के प्रयास से इस देश को यहाँ तक पहुँचाया गया है। आम आदमी के एक आदमी के और हर तरह के आदमियों को, लोगों को, कभी वो कुलियों से मिल रहे हैं, कभी वो मोची से मिल रहे हैं, उनका संदेश साफ है कि हम सब मिलकर इस देश को मजबूत कर सकते हैं। इस मुल्क में है आवाज़ें दो, एक उनकी एक हमारी। वो कहते हैं खून बहता है बहने दो, हम कहते हैं जियो और जीने दो। वो कहते हैं तीर रहे, त्रिशूल रहे, तलवार रहे, हम कहते हैं भाई भाई में प्यार रहे। इस मुल्क में है आवाज़ें दो। अब ये लोग तय करेंगे कि उनको हिंसा चाहिए। आप देखिए शिव गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ, और आप देखिए कि कैसे जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत 27 से पहले आम सद्भाव, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, मुझे गर्व है कि आप मुस्लिम हो। आपने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमको पैदा करो मुस्लिम के घर में। मैंने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि मैं हिंदू के घर में जन्म लूँ। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परिपाटी पारिवारिक हमारी जिम्मेदारी थी, उसको आगे निभाते हुए हम लोग डेवलप हुए। आने वाले समय में आम आदमी ना लड़ना चाहता है, ना बंटना चाहता है, वो केवल आगे बढ़ना चाहता है, मजबूत होना चाहता है। वो जो अपनी मूलभूत समस्याएं उनसे लड़कर जीतना चाहता है, वो अपने परिवार के साथ रहकर संपन्न होकर सुखपूर्वक रहना चाहता है। इस बात में जो लोग भी बांटने वाले हैं, इस बात के आधार पर जो लोग सत्ता पाने वाले हैं, इस बात के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी दुकान और अपनी रोटियां सेकने वाले हैं, आज नहीं तो कल जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। कैसे देख रहे हैं सर मोदी जी के बयान भाषण जो इस तरह से बिगड़ रहे हैं? ठीक चुनाव से पहले बोटी रोटी बेटी पर भी आ गई है उनकी चर्चा, कैसे देख रहे हैं? हाँ, बड़ा शर्मनाक भाषण है। अब बेटी रोटी, खासकर बेटियों के लिए ऐसा भाषण प्रधानमंत्री के मुंह से तो नहीं होना चाहिए, किसी आम जन के मुंह से नहीं होना चाहिए, नेता तो दूर की बात है। तो भारत का प्रधानमंत्री इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसे भाषण, तो इसमें मोदी जी को पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से कम। भाई, महिलाएं हमारी पूजनीय हैं, वही माता है, वही बहन है, वही बीवी है, वही बेटी है। तो उसके लिए हम ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हम गुंडे तो हैं नहीं। तो ये बहुत ही गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। मोदी जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं देश की महिलाओं को मैं खुद जो है मैं आदर करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। जो भी सरकार की तरफ से गलत बयानबाजी हुई है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं देश की महिलाओं से क्षमा चाहता हूँ कि ये बयानबाजी किसी की नहीं होनी चाहिए, वो सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का हो। अच्छा, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, एक तरफ उपचुनाव है, उपचुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है, क्यों ये बदलाव हुआ है और महाराष्ट्र चुनाव को कैसे देख रहे हैं वहाँ की? ये सब हिंदू मुस्लिम एजेंडे वाले लोगों की सरकार है, पूजा पाठ अंधविश्वास वाले। क्या है, इनका डेट शूट नहीं कर रहा है, उस डेट में वो अशुभ पड़ रहा है, तो उन्होंने डेट आगे बढ़ा दी। तो डेट आगे बढ़ाई तो कुछ मशीन में करेंगे, कुछ मशीनरी से करवाएंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, तो फिर से जो है हरियाणा जैसा जीत करके हारने का रिजल्ट सामने लाने के लिए ऐसा षड्यंत्र ये लोग बनाते हैं। तो वो बना रहे हैं। ये इस बात को अखिलेश यादव ने भी कहा था इस प्रकार। कटोगे तो बटोगे नारा बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये कैसे देख रहे हैं? ठीक उपचुनाव से पहले ऐसे नारे। देखिए, इसका जवाब अखिलेश यादव ठीक से दे चुका है। ये किसी लैब में इन्होंने तैयार किया हुआ है, तो इस प्रकार से ये करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कल ही बोला है, काटने वाले भी यही हैं, बांटने वाले भी यही हैं। इनका रावण से लेकर के अभी तक का इनका इतिहास है, ये उन्हीं की सरकारें, उन्हीं की पीढ़ियाँ, वही विचार है। आप कह रहे हैं रावण का इनका डीएनए, वो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो बांटने की कोशिश करते हैं, जातियों को खासकर बांटते हैं, उनका डीएनए रावण का है, दुर्योधन का है। तो रावण की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, सारी कथाएं आप ही सुनाते हो। आप ही ने उसमें जातियाँ बनाई हैं, हमने तो बनाई नहीं। आपने हम जो बोल दिया हमको, वो हम बोल रहे हैं कि भाई हम आपने जो कहा वही हम कह रहे हैं, वही सब लोग कह रहे हैं। वही दलित कह रहा, आदिवासी कह रहा, मुस्लिम कह रहा, हिंदू कह रहा, ओबीसी कह रहा, कुरैशी कह रहा, शिया कह रहा, सुन्नी कह रहा, वो आप ही ने तो बनाया है, हम लोगों ने तो बनाया नहीं। 1947 में तो पैदा नहीं हुआ ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। अब तुम्हारे गले की हड्डी बन गया तो तुम दूसरे के सर पर डालने में मास्टर हो। ये इस मामले में तुम दुनिया में मास्टर हो। जो विश्व गुरु जो तुम बोलते हो, तो अपनी गलतियों को दूसरे के सर पर डालते हो, वही तुम कर रहे हो। ये इनका रावण से लेके अभी तक का है इतिहास है। इतिहास में सब कुछ है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मोदी जी के इस तरह के जो भाषण हैं या योगी आदित्यनाथ के जो भाषण और भाषा शैली बिगड़ती है, वो चुनावों में इसलिए इस तरह के भाषण सामने आते हैं ताकि जोड़ने और बांटने की राजनीति कर सकें और जिससे वोट हासिल किया जा सके। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग मौर्य के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।